दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपसे बेहद जरूरी मुद्दे पर बात करने के लिए आया हूं। आपको इस मुद्दे पर अंत तक बात सुननी चाहिए। ये शायद मैं पहली बार आग्रह कर रहा हूं। ये चुनाव का वक्त है और चुनाव के समय आपके हाथ में अपनी ताकत पहचानने का अवसर होता है। हमारे लिए क्या राजनीतिक पार्टी का एजेंडा है, ये जानना बेहद जरूरी है। जो वोटिंग राइट आपको मिला वो 75 साल के पूरे स्वाधीनता आंदोलन के बाद, हजारों लोगों की कुर्बानियों के बाद, गांधी, भगत सिंह, नेहरू, अंबेडकर जैसे सैकड़ों महान लोगों के संघर्ष के बाद आजादी मिली और फिर हम सबको मिला मताधिकार। अब एक तरह से कहें कि ये जो वोटिंग राइट है हमको खैरात में मिली, क्योंकि आप जहां चाहें जैसा चाहें जब आप ठप्पा मारते हैं, जब आप बटन दबाते हैं तो फिर वो खैरात ही लगती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 2000 रुपए में बिक जाते हैं, जो एक दारू की बोतल में बिक जाते हैं, या हमारी जो माताएं बहनें हैं कभी वो एक साड़ी में बिक जाती हैं। उन्हें लगता है कि वो खैरात में मिली है, खैरात में नहीं मिली है। ये जो आपकी हैसियत है एक नागरिक की, एक मतदाता की, आपके सामने अगर बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री अगर झुकते हैं तो वो ताकत इस संविधान ने दी आपको मत देने का अधिकार दे करके। इसलिए जब आप फैसले की घड़ी हो तो उस वक्त बहुत सोच विचार करके आपको खुली आंखों से हर राजनीतिक पार्टी का एजेंडा देखना चाहिए। क्या आप आंख बंद करके धर्म के नाम पर वोट करने जाएंगे, या अपने जाति के उम्मीदवार को देख करके वोट करेंगे? कोई मतलब नहीं है कि राजनीतिक पार्टी क्या है। इस सब पर विचार करने का समय है और यह बहुत क्रूशियल घड़ी है, जहां सरेआम संविधान को मिटाने की बात हो रही हो, जहां लोकतंत्र केवल चुनावी लोकतंत्र में तब्दील हो गया और उसमें भी मजाक जहां होने लगा हो। उस समय ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप हमारे पुरखों की, अपने पुरखों की उस विरासत को संभाल करके रखें। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए। मैं अभी एजेंडे पर आया ही नहीं, और मेरा आज के इस वीडियो का विषय ये है कि अचानक नरेंद्र मोदी ने आज सहारनपुर में कांग्रेस पार्टी पर जो हमला किया। चुनाव में ये होता ही है और प्रतिद्वंदी के लिए लोग बोलते ही हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो के लिए यह कहना कि इसमें मुस्लिम लीग का प्रभाव है, मुस्लिम लीग की बू आ रही है, यह कहना क्या है? क्या आपको फिर से मुस्लिम फोबिया के नाम पर डराने की कोशिश हो रही है, या नरेंद्र मोदी एकदम बिलबिला गए हैं इस पर? तो उसकी वजह क्या है? इतना बड़ा हमला, मैं कोई चिंता नहीं उनको चुनाव आयोग की, हालांकि वो तो उनके पॉकेट में है ही, अब उस पर कुछ कहना ही नहीं है मुझे। लेकिन ये जो बिलबिलाना है कि जैसे जब आप बिल में पानी डालते हैं तो निकल करके जो बाहर आते हैं चूहे, ऐसे ही वो जवान बाहर आ गई नरेंद्र मोदी की। वो क्यों आ गई, मैं इस पर आता हूं, और बिना किसी पूर्वाग्रह के आप सुनिए, समझिए। कभी आप कहें कि मेरी प्रतिबद्धता फला पार्टी के साथ, फला, मेरी किसी पार्टी के साथ प्रतिबद्धता नहीं है। मेरी प्रतिबद्धता इस संविधान के प्रति है। जो भी हाशिए पर खड़ा है, जिसके अधिकारों के संरक्षण की जरूरत है, मेरी प्रतिबद्धता वहां है। बहुत सारे हमारे मित्र लिखते रहते हैं, आप ये आपका अधिकार है कि आप लिखें, मुझे किसी पार्टी का एजेंट लिखें, या मेरे बारे में आपको गालियां लिखनी है, बेशक लिखें, और ये राइट भी आपको संविधान से मिलता है। कम से कम उस संविधान को बचाने के लिए तो आप खड़े हो जाएं। मेरी गुजारिश सिर्फ ये, इसलिए आप हर पार्टी के मैनिफेस्टो को आंख खोल करके देखिए। कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो पर जो नरेंद्र मोदी ने आरोप मढ़ा और जितना बिलबिला करके, मैं तो वो चेहरा देख रहा था नरेंद्र मोदी का कि ऐसे लगा कि जैसे बिल्कुल भयानक तरीके से विस्मरण करने के लिए जब
कोई ऐसे उतरता है तो वो पूरे गुस्से में, पूरे रौ में, वैसे ही उन्होंने कह दिया कि मुस्लिम। और आपको आश्चर्य होगा कि ये नरेंद्र मोदी उस राजनीतिक पार्टी, उस सामाजिक संगठन के साथ जुड़े हैं, उसके प्रचारक हैं कि जिनके पुरखों ने कभी, हिंदू महासभा ने कभी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के बंगाल में सरकार बनाई थी, गलबहियां थी एक दूसरे के साथ। मैं उस इतिहास में नहीं जाऊंगा, उस पर कभी और तफसील से बात करूंगा। फिलहाल मैं उस मुद्दे पर आ रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में आखिर ऐसा है क्या कि ये बिलबिलाहट में मुस्लिम लीग का नाम जबान पर आ गया नरेंद्र मोदी के। पहले जरा उन बिंदुओं पर मैं आता हूं और फिर असली मुद्दे पर आऊंगा कि ये बिलबिलाहट है क्यों। राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, सोनिया गांधी थी, जब अपना मैनिफेस्टो जारी किया, आज उन्होंने हैदराबाद में जारी किया और यह कहा कि इसमें जो गारंटी है यही इसकी आत्मा है। 5 न्याय की बात की राहुल गांधी ने। उसमें युवा न्याय है, श्रमिक न्याय है, किसान न्याय है, नारी न्याय है और हिस्सेदारी न्याय। ये 5 न्याय। मैं आपको बताता चलूं कि जो राहुल गांधी की 2 यात्राएं हैं, और राहुल गांधी की आज बात क्यों होती है। राहुल गांधी ये वो नहीं है जो 2019 के पहले के थे। ये वो राहुल गांधी हैं जिन्होंने 200 दिन सड़क पर गुजारे हैं, सामान्य लोगों से बातचीत की है, लोगों के दुख दर्द को देखा है। उस एलिट तबके से आते हैं राहुल गांधी, जिस परिवार में 3 प्रधानमंत्री हुए हों, जो वायु जेट श्रेणी की सुरक्षा में रहा हो, जिसने अपनी दादी की हत्या के समय अपने 5 साल तक अपने घर में गुजारे, जो बाहर नहीं निकला, बाहर की दुनिया नहीं देखी, और फिर निकला तो विदेश चला गया क्योंकि डर था। लेकिन पिता की मौत को देखा तो मौत से जब ज्यादा मौत हो जाती है तो लोग फिर खौफ खत्म हो जाते हैं। मौत का डर शायद अब राहुल गांधी को नहीं है और इसीलिए वो व्यक्ति सड़क पर बिना किसी सिक्योरिटी की चिंता किए हुए, जो नौजवान जब पढ़ाई कर रहा है अमेरिका में, तो जो अपने पिता राजीव गांधी की चिंता कर रहा है, मां सोनिया गांधी को टेलीफोन कर रहा है कि डैड तो ऐसे चले जा रहे हैं रैलियों में कि उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है खास। उस समय सिक्योरिटी उनकी छीनी गई थी, खास सिक्योरिटी नहीं थी। वो जो कंसर्न था राहुल गांधी का उस वक्त और आज खुद उसी रास्ते पर, ये राहुल गांधी जो बेखौफ है मौत से, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि उन 2 यात्राओं में उस व्यक्ति ने जो हासिल किया है उसका निचोड़ मैनिफेस्टो में। वो रोहित वेमुला की मां से मिलता है, वो किसानों से मिलता है, राजस्थान की किसान महिलाओं से मिलता है, चारा काटता है, खिलाड़ियों से मिलता है, यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं से मिलता है, बच्चों से, बच्चों को कंधे पर बिठा करके निकलता है। तो वो जो जज्बात हैं, उन जज्बातों को बहुत नजदीक से राहुल गांधी ने देखा, महसूस किया और बेहद संवेदनशील व्यक्ति। आप देखिएगा कभी महिलाओं की पीड़ा पर, दलित आदिवासियों की पीड़ा पर राहुल गांधी की आंखों में अगर आप झांक करके देखिएगा तो आंसू छिलछिलाते हैं। और कई बार ये लगता है कि वो व्यक्ति राजनेता नहीं है, वो व्यक्ति एक बेहद संवेदनशील, एक ऐसा व्यक्ति है जो इस देश में बदलाव चाहता है, जो इस देश में हिंसा, नफरत की राजनीति को परे देखना चाहता है, जो देखना चाहता है कि मनुष्यता हो इसमें। और इसीलिए उस पूरे दोनों यात्राओं का जो निचोड़ है, दूसरी यात्रा में तो न्याय शब्द सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात राहुल गांधी कर रहे थे, जिसमें सबसे ज्यादा फोकस सामाजिक न्याय पर था। ये क्या है और उसमें नरेंद्र मोदी इतना बिलबिलाए क्यों है, इस पर मैं फोकस करना चाहता हूं। और वीडियो चूंकि लंबा हो रहा है इसलिए मैं केवल उस बिंदु पर आऊंगा कि जहां तकलीफ दिखाई पड़ती है नरेंद्र मोदी की। लेकिन उसके पहले संक्षेप में कुछ चीजें से युवा न्याय है, 30 लाख नौकरी की गारंटी, पेपर लीक से मुक्ति, 5,000 करोड़ का नया स्टार्टअप फंड,
और ये जो सरकारी नौकरियां खाली हैं उसमें 30 लाख नौकरियों का वादा, ये युवा न्याय जिससे पीड़ित है नौजवान। और जो यूएनओ की रिपोर्ट कह रही है कि 83% नौजवान आज की तारीख में बेरोजगार है। नारी न्याय, मैं बहुत संक्षेप में इन चीजों को पढ़ रहा हूं। केंद्र सरकार की नौकरियों में 50% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए, इसको कहते हैं सशक्तिकरण। देवी मान करके पूजना नहीं है। सच्चाई यह है कि ये जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है उसमें यत्र नार्यस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता की बात होती है। इनके मानसिकता में नारी या तो देवी है या घर में दासी है। इन्होंने उसे इंसान का दर्जा नहीं दिया। उसके सशक्तिकरण, वो अब उसके स्वावलंबन, उसके स्वाभिमान की रक्षा, उसे सशक्त बनाना, उसे नौकरियों में ले आना, ये असली नारी सशक्तिकरण है। केवल शक्ति की बात करना आध्यात्मिक रूप से ये वो नहीं है। ये ठोस एजेंडा जिसको कहते हैं वो, और उसमें कामकाजी महिलाओं के लिए सावित्रीबाई फूले के नाम पर हॉस्टल बनाने की बात करना, दोगुने करना, महालक्ष्मी योजना, गरीब परिवार की एक महिला को, प्रत्येक गरीब परिवार की एक महिला को साल में 1 लाख रुपया। ये मैं उसमें से कुछ चीजें पढ़ रहा हूं, ज्यादा नहीं है। किसान न्याय में एमएसपी की गारंटी, स्वामीनाथन फॉर्मूले के साथ फसल बीमा का सीधा ट्रांसफर अकाउंट में, जीएसटी से मुक्त खेती की बात, जो तमाम उत्पादनों पर जीएसटी लगा हुआ है, खाद पर, बीज पर, इससे मुक्ति की बात। श्रमिक न्याय, मनरेगा की मजदूरी को 400 रुपया करना और दैनिक मजदूरी को भी 400 रुपया करना, इसकी गारंटी। शहरों में भी मनरेगा जैसी योजना ले आना। ये असंगठित मजदूरों की सबसे महत्वपूर्ण, जो कोरोना काल में हुआ, तबाह हो गए लोग, लाखों लोग सड़क पर आ गए, उसमें से सैकड़ों लोग मर गए, खप गए, पैरों में लहू थे लेकिन मुंह में पानी नहीं था, बच्चे घिसट रहे थे सूटकेसों पर, महिलाओं की जिंदगी तार तार हो रही थी। वो दृश्य अगर आप याद करें तो वो असंगठित क्षेत्र के मजदूर, उनके लिए भी जीवन दुर्घटना बीमा की व्यवस्था, उसकी गारंटी, सरकारी जो कार्यक्रम है उसमें कॉन्ट्रैक्ट लेबर का जो पूरा चल रहा है उसको खत्म करना है। यहां तो अंबानी अडानी को उसी से फायदा है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर हो, बड़े बड़े मठाधीश पैदा हो रहे हैं, उसके जरिए आदमी गरीब होता चला जा रहा है और जो मठाधीश हैं वो और ज्यादा धनवान होते चले जा रहे हैं। ये जो असमानता की खाई है वो लोकतंत्र पर ही एक तरह का एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दे रहा है। अंबेडकर तो कभी कहा करते थे कि अगर ये असमानता की खाई नहीं पाटी गई, अगर ये कहीं चौड़ी हो गई तो फिर लोकतंत्र ही खतरे में पड़ जाएगा। ये जो कमजोर लोग हैं अगर वो कहीं खड़े हो गए तो फिर क्या होगा। तो वो जो चिंता है अब, लेकिन मैं आ रहा हूं उस खास मुद्दे पर जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी बेवलाए, वो है हिस्सेदारी न्याय। ओबीसी का मुखौटा लगा करके नरेंद्र मोदी अपने आप को ओबीसी बोलते रहे, वोट लिया उन्होंने, लेकिन जाति जनगणना नहीं कराए, सेंसस भी नहीं कराया उस डर से। जो 2021 में हो जाना चाहिए था वो गिनती करो, एक्सरे करो, और संविधान संशोधन की बात करना कि जो सीलिंग है 50% रिजर्वेशन की उसको हम खत्म करेंगे। ईडब्ल्यूएस तो हो ही गया 10%, तो वो सीलिंग वैसे ही टूट चुकी है, लेकिन उसे एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण बढ़ाना, ये बात करना, ये है असली पॉइंट जहां पर ये पूरा जो संघीय एजेंडा है, जो हिंदुत्व की राजनीति है, जो नरेंद्र मोदी की सियासत है, जहां डगमगाती है, जहां बिलबिलाते हैं वो कि हाय अगर दलित, पिछड़ा, आदिवासी कहीं सशक्त होकर के हमारे सामने खड़ा हो गया तो फिर क्या होगा। फिर तो हमारी राजनीति चकनाचूर हो जाएगी, हमारी जो वर्चस्व समाज में है वो खत्म हो जाएगा। इनको समानता और इनको भाईचारा नहीं पसंद है, ये न्याय करने वाले लोग नहीं हैं, इसीलिए बिलबिलाहट है। और राहुल गांधी आदिवासियों के जब निकल रहे थे क्षेत्रों से, उन राज्यों से, तो कह रहे थे कि आदिवासी इस देश का मालिक है, असली मालिक है, पहला अधिकार उसका है। वन अधिकार अधिनियम तो उसी समय आया था यूपीए की सरकार में। अब उसके लिए एक नारा दिया रहा, अपनी धरती अपना राज। तो जो वन अधिकार कानून के तहत जो पट्टे थे उन पट्टों का निस्तारण 1 साल के भीतर करना,
और ये इंदिरा गांधी थी जब आपातकाल के दरमियान पट्टे मिले थे दलितों को, आदिवासियों को, गरीब पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, जो भूमिहीन थे, वो आदिवासियों के लिए भी उपलब्ध कराना। ये है असली सामाजिक न्याय की राजनीति। और आरक्षण बढ़ाने का मतलब है 50% सीलिंग टूटने का मतलब है कि ये कोई अचानक नहीं हो रहा है कि जो इतनी बिलबिलाहट है। ये बिहार में भी 75% हुआ, पहले से तमिलनाडु में 69% है, महाराष्ट्र में 68% है, झारखंड में 60% है, छत्तीसगढ़ में आपका हो गया 72%, हरियाणा में 70%, और तो और नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों में 80%, असम, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड, लक्षद्वीप में तो 100% एसटी के लिए। तो ये कोई अचानक नहीं है। या जिनको लगता है कि नहीं साहब इससे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी, मेरिट पर बड़ा असर पड़ेगा, अरे भैया मेरिट तो असली यहां है। अगर आप मछली से कहेंगे कि वो पेड़ पर चढ़े, उससे आप मेरिट अगर तय करते हैं तो फिर माफ कीजिएगा, मछली की जो गति पानी में होती है, मेरिट उसकी वो है। अवसर तो मिलना चाहिए ना। पहले लोहिया कहते थे कि अवसर से मेरिट तय होती है, मेरिट से अवसर तय नहीं होते। अवसर मिलता है तो मेरिट तय होती है। और ये जो होने जा रहा है, ये जो असली है खेल है सामाजिक न्याय का, जो बिंदु है कि हम वो सीलिंग तोड़ेंगे और नौकरियों में बैकलॉग की भर्तियां 1 साल के भीतर करेंगे। यहां से आदिवासी, पिछड़ा और दलित, जहां से उनको ये अधिकार मिलता है, जहां नौकरियां उनको मिलती हैं। और हम सब जानते हैं खास करके दलित और आदिवासियों के पास सरकारी नौकरियां ही एकमात्र विकल्प है। ना उनके पास जमीनें हैं, ना उनके पास इतनी दौलत है कि वो कोई बिजनेस कर सके, और उनका तो बिजनेस भी नहीं चलता। खड़गे जी ने क्या कहा था, मोदी जी आपकी तो चाय भी बिक जाती है, हमारी तो कोई चाय भी नहीं पीता है। बिजनेस भी नहीं कर सकते वो ठेकेदारी भी नहीं कर सकते, उनमें अभी वो इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप तो बराबर उनका स्वाभिमान को चल रहे हैं। कहीं मुंह पर पेशाब कर रहे हैं किसी आदिवासी पर, कहीं आप ऊना और हाथरस कर रहे हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं, अपराधियों के पक्ष में खड़े। ये जो सामाजिक न्याय का एजेंडा पूरा कांग्रेस ने तय किया है, मैं जानता हूं कि वीडियो लंबा हो गया है, हालांकि अभी इस पर पूरी बात नहीं हुई है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको ज्यादा तकलीफ ना दूं। तो आप केवल आंख खोल करके देखिए कि असली एजेंडा क्या है। आपकी तरक्की, आपका सशक्तिकरण, आपके बच्चों की जिंदगी का फैसला, ये किससे तय होना है? क्या धर्म से होना है? क्या इस्लामोफोबिया से होना है? या फिर रोटी छोड़ दीजिए, केवल रोटी नहीं, रोजगार, स्वाभिमान, सम्मान और भागीदारी की राजनीति जरूरी है।